हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुगेट। आज से मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम डेली करंट अफेयर, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज से मैंने यानी कि 25 जुलाई से ये सीरीज स्टार्ट करने का सोचा है कि आने वाले टाइम में आपको डेली बेसिस पे जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर जिस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो आज है 25 जुलाई और आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा इंपॉर्टेंट आज का करंट अफेयर था वो था कुश मिसाइल के बारे में। तो हाल ही में डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में कुश मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया है, यानी कि सफल परीक्षण किया है। ये एक प्रकार का आपका क्या है, ये एक प्रकार का लॉन्ग रेंज मिसाइल है जिसका नाम दिया गया है क्रूज मिसाइल। अब आगे हम लोग इसके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं जिसके बेसिस पे जो है एक क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं। ये तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये इस प्रकार का सबसे पहला फ्लाइट टेस्ट किया गया है जो कि इंडिजिनस है, पूरी की पूरी तरह से ये स्वदेशी है और एक प्रकार से ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि हम सरफेस से एयर में अपने टारगेट को सीधा साध सकते हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बन जाता है कि ये लॉन्च कहां से किया गया है। तो उड़ीसा का जो एक कोस्ट है आपका एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, वहां से इस मिसाइल को लॉन्च किया गया है। तो जनरली आपको याद रखना है कि जहां भी ऐसे अगर मिसाइल टेस्ट होता है तो ज्यादातर जो है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है, वहां से जितने भी मिसाइल्स है उनकी टेस्टिंग की जाती है। इस टेस्ट के दौरान यह भी देखा गया कि मिसाइल ने एक इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य को सफलतापूर्वक गिराया जो तेज गति से एक, यानी कि बोले तो एक सैंपल के लिए एक तेज गति से एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को ऐसे ऊपर आसमान में छोड़ा गया था स्काई में, और उसको इसने जो है बहुत ही बेटर वे से टारगेट करके और उसको डिस्ट्रॉय किया। तो ये एक प्रकार से डीआरडीओ ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटी डिफेंस मिसाइल जो कि एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है और उसमें भी क्या है सरफेस टू एयर मिसाइल है, उसको लॉन्च किया है उड़ीसा से। अब हम लोग जानते हैं कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल क्या हो। देखिए, लॉन्ग रेंज का मतलब क्या है कि एक आपको डिस्टेंस दिया। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो एक शॉर्ट रेंज होता है, अलग अलग कैटेगरीज के इंडिया में मिसाइल बनाए जाते हैं। तो एक शॉर्ट रेंज मिसाइल होता है, एक मीडियम रेंज होता है और एक लॉन्ग रेंज मिसाइल। ये सब कितनी दूरी की क्षमता में ये टारगेट को हिट कर सकते हैं उस पे क्या है इसका अलग अलग नाम दिया। सरफेस टू एयर मिसाइल कहने का मतलब क्या है कि हम लोग इसको जमीन से ही आसमान में स्काई में घूमते हुए कोई भी टारगेट को हम लोग इजिली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का ये यूज है। अगर इस सिस्टम की बात करें तो इसमें ये सिस्टम यूज किसके अगेंस्ट करेगा, तो अगर कोई एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा उसको भी टारगेट कर सकता है, कोई अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि जिसको हम लोग एक प्रकार से ड्रोन के नाम से भी जानते हैं, तो अगर कोई अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, कोई क्रूज मिसाइल है या कोई अदर प्रकार के एयरबॉर्न थ्रेट्स हमको मिलता है उसको आसानी से जो है क्रूज मिसाइल टारगेट कर सकता है। अगर कुछ एग्जाम्पल की मैं बात करूं कि अच्छा अपने पास कुछ एयर डिफेंस सिस्टम है, तो क्या आप लोग बता पाएंगे कि इंडिया के पास कुछ कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम है मेनली। तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला तो इंडिया के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें आकाश, आपने मिसाइल सुना होगा, तो आकाश जो है ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है लेकिन ये भी इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करता है। अगर दूसरी बात करें तो आपने सुना होगा बराक 8 भी जो है उस टाइप का ही मिसाइल है, ये भी आपका एक तरीके से सरफेस टू एयर मिसाइल है और ये भी एंटी डिफेंस आपका मिसाइल है। उसके बाद थर्ड कैटेगरी में देखें, ये आपका मीडियम रेंज है। ठीक है, आकाश क्या है शॉर्ट रेंज मिसाइल, बराक मीडियम रेंज, और अभी हमने देखा कि एक लॉन्ग रेंज जो कि कुछ मिसाइल अभी फिलहाल ही डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया है। और फोर्थ में देखें जो सबसे पावरफुल हमारा है
जो हमने रसिया से बाई किया है उसको हम लोग बोलते हैं S-400। ठीक है, तो S-400 एंटी डिफेंस सिस्टम है। तो ये भी एक आपका एक प्रकार का एंटी डिफेंस सिस्टम है मिसाइल के क्षेत्र में। तो ये आपको याद रखना है। और अगर थोड़े बहुत फैक्ट की बात करें तो एक इस मिसाइल को लॉन्च करने के लिए एक प्रोजेक्ट कुश चलाया गया था। ये प्रोजेक्ट कुश क्या है, तो इंडियन एयर और मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है, जिसको एक मल्टी लेयर्ड और नेशनल शील्ड 2035 तक कैसे हम लोग अपने इंडिया के एयर डिफेंस को इंडिया के एयर डिफेंस को कैसे एक मल्टी लेयर्ड बना सके, और एक कैसे इंडिया को एक शील्ड के रूप में हम लोग क्रिएट कर सके, ताकि कुछ भी अगर ऐसे अटैक बाहरी होते हैं तो इसको हम लोग फुल्ली प्रोटेक्टेड अपने देश को कर सके। इसके लिए 2035 तक एक टारगेट सेट किया गया है और उसी को प्रोजेक्ट कुश का नाम दिया गया है। जिसमें क्या है कि कुश मिसाइल सिस्टम अलग अलग कंपोनेंट, जिसमें ब्रॉड रेंज एंड अल्टीट्यूड गिव हाइट को लेकर के और ये सब चीजें इस प्रोजेक्ट के अंदर बनाई जाए। अगर कुछ कंपोनेंट और उसकी डेवलपमेंट की बात करें कुश मिसाइल की, तो जितने भी मेजर सिस्टम एलिमेंट है कुश के, इंक्लूडिंग अगर मिसाइल उसका जो उसमें रडार सिस्टम रहता है और अलग अलग जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, ऑल हैव बीन डेवलप्ड बाय द DRDO लेबोरेटरी। और उसके कुछ इंडस्ट्रीज पार्टनर है उनके द्वारा, यानी कि ये फुल्ली जो हमने अभी बात की थी इंडिजिनस यानी पूरा स्वदेशी ये बना हुआ सिस्टम है। तो ये जो फुल्ली डेवलप्ड है, ये आपका एक प्रकार से जो कुश मिसाइल सिस्टम है और जो प्रोजेक्ट कुश के अंदर ये मिसाइल सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, ये फुल्ली इंडिजिनस है। यहां हर प्रकार के जितने भी डिफेंस सिस्टम्स को सब DRDO के लेबोरेटरीज में ही डेवलप किया गया। अच्छा, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है ताकि हम लोग जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी डिपेंडेंसी जो है दूसरे देश से, हम लोग बहुत सारे ऐसे वेपन खरीदते हैं जो हमें बहुत सारे ऐसे जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है वो खरीदने में भी जाता है। तो ये हमारा टारगेट यही रखा गया है कि हम लोग कम से कम जो है बाहर से हथियार ले सके, और इस पे जो है मेनली हम लोग इंडिजिनस स्वदेशी हथियार बना करके और अपने देश में एक मल्टी लेयर्ड नेशनल शील्ड 2035 तक क्रिएट करें। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखें। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे जो इंपॉर्टेंट न्यूज था ना, ये सेकेंड भारत ग्रीन हाइड्रोजन समिट के बारे में। ओके, तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट ग्रीन, जब सेकेंड है यानी कि फर्स्ट भी कभी ना कभी हुआ होगा। तो फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन समिट जो हुआ था वो आपको हुआ था अगस्त 2025 में। ठीक है, अगस्त 2025 में हुआ था, और वो भी कहां हुआ था, न्यू दिल्ली में। और अभी जो सेकेंड हुआ है भारत ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2026, ये आपका हुआ 23 जुलाई को। और कहां हुआ, ये भी न्यू दिल्ली। और न्यू दिल्ली में अगर स्पेसिफिकली बात करें तो आपका जो FICCI फेडरेशन हाउस है न्यू दिल्ली में, वहां पे आपका सेकेंड भारत ग्रीन हाइड्रोजन समिट का आयोजन किया गया है। इस समिट में जितने भी पॉलिसी मेकर है, इंडस्ट्री लीडर्स है, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन को सपोर्ट करते हैं, उनके विकास के लिए वो हमेशा आगे रहते हैं, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट, इन सब को एक प्लेटफॉर्म दिया गया और ये सब जो समिट हुआ था उसमें शामिल हुआ, और कैसे हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन को आगे बढ़ा सके इस पे ये चर्चा किया गया। इसलिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन समिट ये कहां हुआ था, तो ये नई दिल्ली में हुआ। तो जैसा हमने देखा ऑर्गेनाइजर कौन सा था, तो ऑर्गेनाइजर आपका FICCI, जिसका आपको फुल फॉर्म हो जाएगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, के द्वारा ये ग्रीन हाइड्रोजन समिट का आयोजन किया गया था। कहा, न्यू दिल्ली, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। ये सेकेंड एडिशन है, फर्स्ट एडिशन जो है अगस्त 2025 में हो चुका था। अगर पेरेंट स्कीम की बात करें तो किस स्कीम के अंतर्गत ये ग्रीन हाइड्रोजन समिट को ऑर्गेनाइज किया गया है, तो उस स्कीम का नाम है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो ये आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन समिट है उसका पेरेंट स्कीम कौन सा है, तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। उस मिशन के अंतर्गत ही इसको लॉन्च किया गया, इस समिट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। आने वाले सालों में भी ये समिट कंटिन्यू होते रहे। अब ये जो स्कीम है उसके बारे में मैं अगले स्लाइड में आपको बताता हूं ये स्कीम किससे रिलेटेड था, लेकिन अभी फिलहाल शॉर्ट में जान लें कि ये स्कीम जो है 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। कौन सा, जो पेरेंट स्कीम है नेशनल
ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। और इसकी नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो यह भी एक इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, तो अब जो है, जो पेरेंट हमने अभी यहां पे बात किया कि जो आपका पेरेंट स्कीम नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, अब उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट, इसको जो है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था जनवरी 2023। ठीक है, तो जनवरी 2023 की बात है जब नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को यूनियन कैबिनेट के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें स्टार्टिंग में एक फंड जो है एलोकेट किया गया था, और वो फंड लगभग था 19,744 करोड़। ओके, मेन ऑब्जेक्टिव ये रखा गया था कि हमको इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना है। किस क्षेत्र में? तो हम लोग को प्रोडक्शन बनाना है, प्रोडक्शन बढ़ा करके उसके यूजर्स को बढ़ाना है, और इतना हम लोग प्रोडक्शन करें कि इसको हम लोग एक प्रकार से एक्सपोर्ट भी कर सके। किस क्षेत्र में? तो ग्रीन हाइड्रोजन और इसके जितने भी डेरिवेटिव्स, यानी उसके जितने भी छोटे छोटे कारक होते हैं, उस फॉर्म में ग्रीन हाइड्रोजन के साथ साथ उसके डेरिवेटिव के फॉर्म में भी हमको इस ग्रीन हाउस मिशन के अंतर्गत जो है ये चीजों को इतना प्रोडक्शन लेवल बढ़ाना। ओके, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। हमको ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है, प्रोडक्शन इतना करना है कि हम लोग एक्सपोर्ट तक कर सके, और कंट्री में भी व्यापक तौर पे ग्रीन हाइड्रोजन का यूज हो सके एज अ फ्यूल। ठीक है, एज अ फ्यूल यानी ईंधन के रूप में हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन का यूज कर सके। अब इस मिशन के अंतर्गत कुछ टारगेट रखे गए थे, जो 2030 से पहले जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने टारगेट रखा था कि हमको 2030 से पहले उस टारगेट को कंप्लीट करना। उसमें यह था कि हमको लगभग 5 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी। यानी हर साल हमको 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन करना होगा। उसके बाद इससे जितने भी एसोसिएट रिन्यूएबल एनर्जी होगा, वो लगभग आपको 125 गीगावाट के लगभग हमको रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी फिर बिल्ड करनी है। ये 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद जितना हो सके हमको जो फॉसिल फ्यूल है उसका कम करना है। ओके, लगभग 1 लाख करोड़ तक के जो हम लोग फॉसिल फ्यूल बाहर से मंगाते हैं, उसको लगभग आने वाले 2030 के पहले तक 1 लाख करोड़ रुपए तक का कम करना है, और हम लोग सिंपल और सिंपल रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना है। उसके बाद 50 मिलियन मैट्रिक टन एनुअली हमको ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन को भी रोकना है। तो ये मेनली ऐसे 4 टारगेट थे जो सेट किए गए थे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत। अब हम जानते हैं थोड़े शॉर्ट में क्या चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन, हम लोग इतना बात कर रहे हैं तो ग्रीन हाइड्रोजन एक्चुअली है क्या? देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन वह हाइड्रोजन होता है जो सन और विंड एनर्जी, ठीक है, हम लोग इसमें फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोलियम, कोयला और नेचुरल गैस का यूज नहीं कर रहे। हम लोग क्या कर रहे हैं, सन एनर्जी या विंड एनर्जी से बनी बिजली के द्वारा पानी को, जैसे हमने क्या लिया कि H2O लिया, तो हमको क्या करना है कि सन एनर्जी और विंड एनर्जी के से बनी बिजली के द्वारा पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित कर दे। ठीक है, और उसी को हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन भी बोलते हैं। अब मैं बताता हूं ये प्रोसेस होता क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन होती आपको कैसे कर सकते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन सिंपल आपको क्या करना है, एक मिनट मैं थोड़ा इसको इरेज कर दूं। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, हमको सबसे पहले वाटर लेना है। ठीक है, अब सबसे पहले हमको पानी लिया जाता है। पानी क्या होता है आपको? H2O। अब इसमें हाइड्रोजन है, चलिए अच्छी बात है। इसी हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? ग्रीन हाइड्रोजन। और उसी हाइड्रोजन को हम लोग एज अ फ्यूल और ईंधन के रूप में इसको यूज करना है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सोलर विंड और सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी, क्योंकि हम लोग रिन्यूएबल की बात कर रहे हैं तो उसमें फॉसिल फ्यूल की हम लोग यूज नहीं करेंगे। अगर फॉसिल फ्यूल पेट्रोलियम कोल यूज कर ही दे रहे हैं तो फिर क्या मतलब बनता है? ठीक है, इसलिए हम लोग रिन्यूएबल जो सोर्सेस है सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी से उत्पन्न बिजली का प्रयोग करने वाले। किस लिए? ये हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, अब ये ब्रेक कैसे होगा? तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइजर की सहायता से पानी को का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे।
अब बिजली हमने बना दिया, उस बिजली का हेल्प करके हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइजर की मदद से पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। अब इस इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में क्या होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये अलग अलग हो जाएंगे। अब यही जो हमको हाइड्रोजन प्राप्त होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोल रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन, और इसी को हम लोग एज अ फ्यूल यानी ईंधन के रूप में इसको हम लोग इस्तेमाल करने वाले। ओके, तो ये पूरा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत ये चीजें, और एक्चुअली में ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है ये भी हमने समझ लिया। सिंपली वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देना, और जो हाइड्रोजन मिल रहा उसको एज अ फ्यूल, एज ए ईंधन यूज करना, ग्रीन हाइड्रोजन कहलाता है। एप्लीकेशन की बात करें तो इसकी एप्लीकेशन बहुत सारे क्षेत्र में, स्टील इंडस्ट्रीज में, फर्टिलाइजर में, रिफाइनरीज में, हेवी ट्रांसपोर्ट, शिपिंग, एविएशन, अलग अलग क्षेत्र में बहुत व्यापक तरीके से इसका यूज हो सकता है। ओके, तो ये हमने जो सेकंड समिट हुआ है, ग्रीन हाइड्रोजन समिट, इसके बारे में हमने पूरी जानकारी देखी। अब हाल ही में कुछ कंट्रोवर्सी, जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है ना, वो न्यूज है रूल 267 ऑफ राज्यसभा। अब कुछ कंट्रोवर्सी जनरेट हुई, कहां पे कुछ कंट्रोवर्सी देखने को मिली, वो कंट्रोवर्सी देखने को मिली राज्यसभा में। अब राज्यसभा में आज, जैसा कि आपको पता ही होगा, बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ऑपोजिशन जो है वो डिमांड कर रही है कि उस पर प्रॉपर बहस हो सदन में। उसी को लेकर के जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने बोला कि भाई नीट का जो कंट्रोवर्सी है, नीट का जो सब्जेक्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है इन द नेशनल इंटरेस्ट। तो इसलिए आप जो है, जो राज्यसभा का रूल है 267, उसके तहत बाकी सब जो काम है राज्यसभा को, उस कुछ समय के लिए जो पहले से शेड्यूल्ड है उसको आप लोग पोस्टपोन कीजिए, आप लोग उस पर रोक लगाइए, और तुरंत के तुरंत नीट जो मामला है, जो नीट का पेपर लीक हुआ था, उस पे जो है बहस चाहिए राज्यसभा में। तो उसको लेकर के और कंट्रोवर्सी हो गई है, और रूल 267 की बात की गई। अब क्योंकि इस पे चर्चा हुई है, तो ये जो है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज के लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कॉन्टेक्स्ट आपने समझ लिया कि इसको लेकर के राज्यसभा में डिस्कशन के लिए हंगामा हो रहा, इसलिए ये न्यूज में आ गया। अब हमको जानना है कि रूल 67 राज्यसभा का क्या कहता है। देखिए, हमारे संविधान में, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो आर्टिकल 118 है, तो ये राइट देता है कि बोथ हाउसेस कैन गवर्न देयर प्रोसीडिंग रूल्स, यानी कि जो दोनों हाउसेस है, राज्यसभा और लोकसभा, उस सदन को कैसे चलाए उसके लिए रूल ये लोग बना सकते हैं। और ये कहां पे मेंशन किया गया है, तो ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 118 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पर्टिकुलरली बात करें तो आर्टिकल 118 के आर्टिकल 118 क्लॉज 1 में लिखा गया है कि ईच हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट मे मेक रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट बिजनेस फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीडिंग, यानी अपने प्रोसीडिंग को रेगुलेट करने के लिए दोनों जो सदन है एक रूल ऑफ प्रोसीजर बना सकती है। ये आपको आर्टिकल नंबर 118 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसकी अथॉरिटी कौन देता है, तो सिंपल आपको याद रखना है, रूल का जो बॉस कौन है, कौन डिसाइड करेगा कि कौन से रूल डाला जाए और किस रूल के तहत चर्चा होगी। तो अगर लोकसभा में बात करें, तो लोकसभा में बात करें तो लोकसभा के स्पीकर बॉस होंगे, और अगर राज्यसभा में बात करें तो राज्यसभा के चेयरमैन, और यानी कि चेयरमैन यानी वाइस प्रेसिडेंट, जो एक्स ऑफिसियो भी होते हैं राज्यसभा के चेयरमैन पोस्ट के लिए, तो ये बॉस होते हैं डिसाइड करने के लिए कि कौन सा रूल ऐड किया जाए और किस रूल के बेसिस पे राज्यसभा या लोकसभा में चर्चा होगी, ठीक है। तो फिर अब हम लोग वापस आते हैं, ये कॉन्टेक्स्ट समझ लिया आपने। अब रूल 267 क्या कहता है, अभी हमने थोड़ा बहुत देख भी लिया, थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। रूल 67 ये कहता है कि एक स्पेशल प्रोसीजरल प्रोविजन है अंडर रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट बिजनेस इन काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी राज्यसभा के अंदर, और ये अलाउ करता है किसी भी मेंबर को टू सीक सस्पेंशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस ऑफ हाउसेस टू डिस्कस मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। अगर कोई मैटर है, कोई मेंबर को लग रहा कि ये अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए है,
तो चेयरमैन से ये डिमांड कर सकता है मेंबर कि भाई जो पहले जो नॉर्मल बिजनेस है जो पहले से डिसाइडेड है उसको आप पोस्टपोन कीजिए, और अभी ये क्योंकि नीट को लेकर के हर जगह आंदोलन चल रहा है, तो क्योंकि ये मैटर एक प्रकार से अर्जेंट बन जाता है, पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए ज्यादा हो जाता है, इसलिए आप नीट पे अभी फिलहाल चर्चा कीजिए, जो नॉर्मल बिजनेस है वो बाद में अपना चर्चा होते रहेगा। तो यही जो है अपोजिशन के द्वारा डिमांड है, और जो रूल 267 है यही मेंबर्स को पावर देता है। अब ये अप्लाई किस पे होता है, तो अगर कुछ इसके और बारे में बात करें 267 का, तो ये सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा पे अप्लाई होता है, ठीक है। और राज्यसभा को ही क्या बोलते हैं हम लोग, काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। ये सिर्फ और सिर्फ अर्जेंट मैटर जो लगता है कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए है, पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए अर्जेंट मैटर बनता है, तभी जाकर के ये रूल का उपयोग किया जा सकता है, द रूल 267, ठीक है। तो इसके लिए तो क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में अप्लाई होगा। उसके बाद अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस होना चाहिए। उसके बाद एक आपको प्रायर अप्रूवल चाहिए, किसका, चेयरमैन, ठीक है। और हमने अभी बोला वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। पदेन अधिकारी होते हैं राष्ट्रपति किसके, तो राज्यसभा के चेयरमैन। अगर द शेड्यूल्ड बिजनेस कैन बी सेट रिटाई डिस्कस, ठीक है, अगर एडमिट हो जाता है, मान लीजिए कि चेयरमैन ने परमिशन दे दिया कि ठीक है ये क्योंकि मैटर है और ये पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए है, अर्जेंट मैटर है, तो मैं इस मैटर को अंडर रूल 267 में इसको ग्रांट करता हूं, एडमिट करता हूं। तो क्या होगा, जो नॉर्मल इश्यूज है, जो पहले से शेड्यूल बिजनेस है, उसको साइड में रख दिया जाएगा कि इसको इस मैटर के बाद फिर होगा, ठीक है। तो यही आपका रूल 267 कहता है। प्रोसीजर क्या होता है, अच्छा आप रूल 267 को कैसे आगे बढ़ सकते हैं उस पर, तो सबसे पहले कोई मेंबर है राज्यसभा का एमपी सबमिट करेगा, एक रिटन नोटिस देना होगा, और नोटिस होगा जैसे हमने अभी तक देखा आ रहा, रूल 267 के अंदर नोटिस देगा, किसको नोटिस देगा, चेयरमैन को। फिर चेयरमैन उसको एग्जामिन करेंगे कि वो जो मैटर है वो अर्जेंट है, ठीक है। अगर अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस में होगा तब जाकर के वो परमिशन देंगे, अगर नहीं होगा तो जो सिंपली चेयरमैन है राज्यसभा के वो रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं ये जो है आपका नॉर्मल शेड्यूल बिजनेस के अंतर्गत इस पे चर्चा होगी, ठीक है। तो अगर चेयरमैन कंसेंट दे देते हैं तो हाउसेस एग्री हो जाता है, तो नॉर्मल बिजनेस सस्पेंड हो जाएगा और उस अर्जेंट मैटर पे डिस्कशन चाहिए, ठीक है। तो ये हमने रूल 267 देखा। एक और रूल है राज्यसभा का, वो भी आप लोग याद रख सकते हैं, रूल 176, ठीक है। ये रूल 176 क्या बोलता है, द रूल 176 ऑफ प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट बिजनेस ऑफ राज्यसभा, ये प्रोवाइड कराता है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन ऑन मैटर ऑफ अर्जेंट, यानी जहां 267 आपका एक लॉन्ग डिस्कशन अप्रोच करता है, वहीं पे अगर कुछ लगता है कि सिंपली अर्जेंट है तो एक शॉर्ट डिस्कशन रूल 176 के अंतर्गत होता है, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि दोनों अर्जेंट मैटर की ही बात करता है, रूल 267 और रूल 176 भी, लेकिन थोड़ा इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें आपको अगर रूल 267 के अंदर आप डिस्कशन चाहते हैं तो क्या करना होगा, जो नॉर्मल बिजनेस है उसको सस्पेंड करना होगा, यानी कि कुछ समय के लिए उसको टालना होगा। लेकिन अगर कुछ डिस्कशन आप 176 के अंदर चाहते हैं तो जो शॉर्ट ड्यूरेशन में डिस्कशन हो जाएगा, यानी कि आधे घंटे 1 घंटे के लिए डिस्कशन हो गया, और जो नॉर्मल जो बिजनेस डिस्कशन होने वाला है, ठीक है, जो नॉर्मल बिजनेस कंडक्ट होता है वो सिंपल वैसे ही उसको हम लोग पोस्टपोन राज्यसभा में नहीं किया जाए, ठीक है। तो एक तो पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा मेन डिफरेंस ये होता है कि अर्जेंट मैटर के लिए जनरली रूल 267 यूज किया जाता है, लेकिन इसमें यह देखा जाता है कि कुछ ऐसे मैटर है अर्जेंट बेसिस पे नहीं है, लेकिन हाँ पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए है, तो उसको रूल 176 के अंदर डिस्कशन किया जाता है। इसमें जो है चेयरमैन का आपका कंसेंट बहुत ही इसेंशियल होता है, यानी कि इसमें देखना होता है कि भाई चेयरमैन उस पर कंसेंट दे रहे हैं कि नहीं,
यानी कि वो पूर्णतः उस पे वो सेटिस्फाई होना चाहिए, और इसमें जनरली एक तरीके का परमिशन रिक्वायर्ड होता है। तो इंपॉर्टेंट मैटर पे इसमें इजीली परमिशन मिल जाता है, लेकिन इसमें जो है कंसेंट इसेंशियल हो जाता है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंटली यूज होता है। मान लीजिए कोई देश में कोई इंपॉर्टेंट घटना हो गई, तो इस पे जो है जो मेंबर्स है वो डिमांड कर देते हैं कि भाई रूल 176 के अंडर जो है हमको डिस्कशन चाहिए। और ये कंसीडर किया जाता है मेनली अगर एक्सेप्शनल प्रोसीजर है, जैसे कि अभी नीट के एग्जाम में हमको देखने को मिल रहा है। नीट एग्जाम के बाद जो अलग अलग प्रोटेस्ट हो रहा है, तो ये एक प्रकार का एक्सेप्शनल केस बन जाता है। तभी जाकर के रूल 267 की बात हर जगह देखने को मिल रही। तो ये हमने डिस्कस किया अबाउट रूल 267 इन राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज था, वर्ल्ड न्यूज था, ये भी मैंने कवर किया है। कहीं पूछ सकता है कि ग्रेविटी वन रॉकेट के बारे में। तो एक हाल ही में चाइना ने जो है एक आपका रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम दिया है ग्रेविटी वन। ठीक है, ये आपका लॉन्च किया गया ऑन 22 जुलाई 2026 को बीजिंग से इसको लॉन्च किया गया फ्रॉम ए मेरीटाइन प्लेटफॉर्म। ये एक मेरीटाइन यानी समुद्र जो है उसमें जाकर के एक वहां पे उसका लॉन्च पैड बना हुआ है चाइना में, जिसको मेरीटाइन प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं। और ये कहां बना हुआ है? तो ईस्ट चाइना सी, जो सांघाई है ना, संघाई के ईस्ट में, ईस्ट चाइना सी में एक मेरीटाइम प्लेटफॉर्म पे से इसको, यानी जो लॉन्चिंग पैड है वहां से ग्रेविटी वन रॉकेट को लॉन्च किया गया। ये इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लॉन्च किया गया ओरियन स्पेस, और ओरियन स्पेस एक प्राइवेट चाइनीज कमर्शियल लॉन्च कंपनी है। ये इंटरेस्टिंग कैसे बन जाता है? अभी हमने हाल ही में देखा कि विक्रम वन लॉन्च किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? स्काई रूट जो एक प्राइवेट कंपनी थी उसके द्वारा विक्रम वन रॉकेट को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो और उसके साथ ही हम लोग क्या बन गए थे? थर्ड कंट्री जिसमें स्पेस लॉन्च या रॉकेट लॉन्च में भी प्राइवेट कंपनी की हिस्सेदारी हो गई। लेकिन चाइना बहुत दिनों से कर रहा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो ओरियन स्पेस है एक चाइनीज कमर्शियल, वो भी प्राइवेट चाइनीज कमर्शियल लॉन्च कंपनी है, और उसके द्वारा इस ग्रेविटी को लॉन्च किया गया। ठीक है, ये एक प्रकार से क्या है, ये मिशन जो था फर्स्ट फॉर सी लॉन्च फॉर अ प्राइवेट, कोई भी प्राइवेट कमर्शियल कंपनी के लिए ये पहला ऐसा लॉन्च था जो आपका मेरी टाइम प्लेटफॉर्म से किया गया। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। चाइना तो करता ही था, लेकिन क्योंकि प्राइवेट कंपनी इसमें इन्वॉल्व हो रही है, और उसके लिए ये पहला था जो कहां से, सी से, फार सी से इसने लॉन्च किया। मेरी टाइम लॉन्च पैड आर यूज फॉर लॉन्च ओवर ओपन वाटर। अगर ओपन वाटर में हमको लॉन्च करना है किसी भी सैटेलाइट को, ठीक है, किसी भी रॉकेट को, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? मेरी टाइम लॉन्च प्लेटफॉर्म को, विच प्रोवाइड अ वाइडर सेफ्टी कॉरिडोर, जो एक हम लोग को सेफ्टी कॉरिडोर प्रोवाइड कराता है, और अलग अलग पेलोड ऑपरेशंस के लिए भी ये अच्छे माने जाते हैं। तो ये चाइना के द्वारा हाल ही में किया गया था। तो हमको याद रखना है कि ग्रेविटी वन रॉकेट बिलोंग्स टू द चाइनीज, belongs to the China country, and especially if you talk about the private company that has been involved in the launching of Gravity One. So we have to remember that company name is Orion Space. Here is the name Orion Space, and Orion Space is the private Chinese commercial launch company. And more you should remember is Gravity One, which has been launched 22nd of July with 9 सैटेलाइट्स। आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये रॉकेट जो है 9 सैटेलाइट को अपने साथ लेकर के और इसने लॉन्च किया था, और बीजिंग से लॉन्च किया गया। तो ये ऑल अराउंड आपका एक इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज था ना, वो था आपका इंडियन रेलवे बिकम वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग नेटवर्क। यानी कि इंडियन रेलवे जो है आपका पूरे विश्व में दूसरा मोस्ट इलेक्ट्रीफाइड नेटवर्क हो गया, यानी कि सबसे ज्यादा विद्युतीकरण वाला देश, यानी रेलवे हमारा इंडियन रेलवे हो गया है। और ये अगर टारगेट देखें तो ये कर चुका है लगभग 99.6% इलेक्ट्रिफिकेशन हमको ब्रॉड गेज नेटवर्क में देखने को मिल रहा है।
यानी कि ये डेटा जब 22 जुलाई को आया, तो जितने भी ब्रॉड गेज नेटवर्क है, और सभी ब्रॉड गेज नेटवर्क में लगभग जो इंडिया है, इंडियन रेलवे ने 99.6% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है हमारे इंडिया के लिए और इंडियन रेलवे के लिए। और उसके साथ ही हम लोग सेकंड भी बन गए। ठीक है, आगे देखिए तो दिस लेवल प्लेस इज वर्ल्ड सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग लार्जेस्ट सिस्टम आफ्टर स्विट्जरलैंड। अगर पहले की बात करें तो पहले नंबर पे कौन सा है, तो पहले नंबर पे है स्विट्जरलैंड, जिसने अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क को लगभग 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है। ठीक है, तो हमको यह भी याद रखना है कि नंबर फर्स्ट पे कौन है, मोस्ट इलेक्ट्रिफाइड नेटवर्क इन रेलवे, तो स्विट्जरलैंड, और सेकंड पे हम लोग आ गए हैं, तो सेकंड पे आ गया है इंडिया। इसमें ये भी देख, तो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन ऑपरेशन थ्रू द ओवरहेड इक्विपमेंट सप्लाई सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम को हम लोगों ने एक ओवर इक्विपमेंट से कर दिया। इंडियन रेलवे हैज एक्सपांडेड इलेक्ट्रिफिकेशन अक्रॉस द ट्रंक रूट, ब्रांच लाइंस एंड फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है, ये सब जो तीनों है उसमें एक वाइड प्रोग्राम करके, एक वाइड नेटवर्क प्रोग्राम करके और इलेक्ट्रीफाइड किया है। अगर हम लोग इस जो डेटा आया उसमें यह देखा गया कि 2024 से लेकर के, सॉरी 2014 से लेकर के और 2026 तक इंडियन रेलवे जो है लगभग 48,072 जो किलोमीटर की रूट है उसको इलेक्ट्रीफाइंग किया है। ठीक है, इतने किलोमीटर का द इलेक्ट्रिफिकेशन पेस इंक्रीज शार्पली। 2014 से यह देखा गया कि रेलवे के क्षेत्र में एक अलग ही लेवल का एक शार्पली जो है हमको इलेक्ट्रिफिकेशन देखने को मिला, एक अलग अलग डिवीजन को बांट करके, एक अलग अलग प्रोजेक्ट को बांट करके, और इलेक्ट्रीफाइंग कैसे किया जाए इंडियन रेलवे को, तो ये देखने को हमको मिला। अगर कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ, देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो थे नहीं, इसमें यही था कि हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट बन गए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रीफाइड में, और हमको जो जनरली 2014 से लेकर के और 2026 तक बहुत ही शार्पली इंक्रीज देखने को मिला। पहला जो फर्स्ट पे कौन सा है, तो स्विट्जरलैंड जो है वो 100% इलेक्ट्रीफाइड उसका रेल नेटवर्क है। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये, जैसे हमने स्विट्जरलैंड 100% दे दिया, ठीक है, और नंबर 1 पे आ रहा। चाइना की बात करें तो वो लगभग जो है 82%, चाइना हमसे बहुत पीछे है, 82% इलेक्ट्रिफिकेशन है। स्पेन की बात करें तो लगभग 67% है। जापान की बात करें लगभग 64%, फ्रांस हैज 60% एंड यूके हैज जस्ट 39% इलेक्ट्रिक। तो इंडियन रेलवे काफी अच्छा कर रही है। इसी के साथ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि रेल ट्रांसपोर्ट इमिट अबाउट 89% लेस कार्बन डाइऑक्साइड पर टन किलोमीटर देन रोड ट्रांसपोर्ट। क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, तो अगर हम तुलना कर रहे हैं कि रेल से और या रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो हमको यह देखने को मिल रहा है कि लगभग जो है 89% कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस इमिट हो रहा है बाई रेलवे, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। अब डीजल इंजन बंद हो गया है, तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होगा नहीं। उसके बाद 2026 जून तक यह भी देखने को मिला कि इंडियन रेलवे ने जो है 2260 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी वो भी कमीशन किया है। तो रेलवे जो है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में नहीं सोच रही है, वो जो है रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी बिल्डिंग के भी वो आगे काम कर रही हो। और हमको देखने को मिला कि लगभग जून 2026 तक का डेटा कि रेलवे ने लगभग 1260 मेगावाट के लगभग उसने रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को भी बिल्ड किया। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज था रिगार्डिंग इंडियन रेलवे बिकम वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रिफाइड नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं। आगे एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है कि छत्तीसगढ़ रिजर्व 10% जॉब फॉर अग्निवीर। हाल ही में छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने एक फैसला लिया है कि जितने भी अग्निवीर होंगे उनको सभी जॉब में नहीं, जो क्लास 3 जॉब है स्टेट सिविल सर्विस, उसमें जो है उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो हाल ही में छत्तीसगढ़ अप्रूव 10% रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर
टू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सिलेक्शन क्लास 3 ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो क्लास 3 में ये किया जाएगा रिजर्वेशन, नॉट फॉर क्लास 1 एंड नॉट फॉर क्लास 2, यानी क्लास 3 में ये ध्यान में रखना है, उसके लिए रिजर्वेशन किया गया। अब क्योंकि अग्निवीर की बात हो रही है तो हम लोग जानेंगे कि ये अग्निवीर क्या है और अग्निवीर कहां से आया। तो ये स्कीम एक लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और जिसका नाम दिया गया था अग्निपथ स्कीम, ठीक है। तो अग्निपथ स्कीम लॉन्च किया गया था 14 जून 2022 को, किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और इसमें यह था कि हमको एक रिक्रूटमेंट यानी एक बहाली सिस्टम बनाना है, किसके लिए, तो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। यानी जो पहले अलग अलग रिक्रूटमेंट होते थे, इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन नेवी के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए, तो उनके लिए एक इंटीग्रेटेड अग्निपथ स्कीम लॉन्च किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 14 जून 2022 को। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था कि जितने भी यंगर मिलिट्री प्रोफाइल है, उसके बाद सैलरी बर्डन ऑन आर्म फोर्सेस को, लॉन्ग टर्म पेंशन एंड सैलरी आर्म फोर्सेस को कैसे हम लोग कम कर सके, और हमको एक यंग मिलिट्री, एक जैसे हमारा देश है तो जितना बड़ा देश है उसमें एक यंग मिलिट्री की जरूरत है। उसके बाद जो एक लॉन्ग टर्म पेंशन और सैलरी जो बर्डन हो रही है भारत सरकार पे, उसको हम लोग कैसे कम कर सके। तो एक सैलरी बर्डन को कम करने के लिए, उसके बाद जो लॉन्ग टर्म पेंशन स्कीम चल रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए, और तीसरा है कि हमको एक यंग मिलिट्री मिल सके देश के लिए। इन सब तीनों फैक्टर को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा, ये मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इस स्कीम के अंतर्गत जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, ये आपको 4 वर्ष के लिए आर्म फोर्सेस में सेवा देंगे, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, यानी कि इसी 4 साल में आपकी ट्रेनिंग भी होगी और आपकी सेवा भी होगी। लेकिन इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसका जो है, देखिए जैसे स्कीम लॉन्च किया था 2022 में, मिनिस्ट्री था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सर्विस ब्रांचेस आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के लिए था। सर्विस ड्यूरेशन कितना था, 4 ईयर का, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग भी आपको इसी में है। एज लिमिट आपका था, एज लिमिट था आपका 17.5 से लेकर के और 21 साल तक के। सिलेक्शन था थ्रू एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, जो होता चलता आ रहा उसी के में आपका जो सेम प्रोसीजर ये होगा। और एक इंपॉर्टेंट ये था कि जैसे हमने बात किया कि अग्निवीर जो है उनको 4 साल के लिए रिक्रूट किया जाएगा ट्रेनिंग को मिलाकर के, लेकिन एक उसमें यह भी प्रावधान था, प्रोविजन था कि एक परमानेंट एब्जॉर्प्शन भी किया जाएगा। परमानेंट एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि जितने भी सिलेक्टेड हुए वे सभी 4 साल बाद नहीं निकाले जाएंगे, उसमें से 25% ऐसे होंगे जिनको परमानेंट बेसिस पे उनको इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में परमानेंट एब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा। किस बेसिस पे, तो बेसिस ऑफ मेरिट, मेडिकल फिटनेस एंड द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्रूटमेंट एंड परफॉर्मेंस। यानी कि इन 4 साल में परफॉर्मेंस उनका एनालाइज किया जाएगा, किसके बेसिस पे, तो मेरिट के बेसिस पे, मेडिकल फिटनेस के बेसिस पे, ऑर्गेनाइजेशनल रिक्रूटमेंट के बेसिस पे ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाएगा। और जितने भी सिलेक्टेड है उसमें से 25% जो है उनको परमानेंट रूप से रख भी लिया जाएगा, और बाकी जो 75% बचेंगे उनको 4 साल बाद फिर अपनी सेवा से निकाल दिया जाएगा, एक अच्छा फाइनेंशियल पैकेज दे करके। ओके, और वो जो फाइनेंशियल पैकेज है और पोर्शन ऑफ जो सैलरी उनका होगा, अच्छा उससे पहले देख लेते हैं कि उनकी जो सैलरी है वो हर साल इंक्रीज भी की जाएगी। अगर पहले साल आप देखोगे तो 30,000 मंथली पैकेज था, दूसरे साल उसको बढ़ा के 33,000 किया जाएगा, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल लगभग 40,000 के आसपास, ठीक है। ये हर साल इंक्रीज किया जाएगा। और उनके जो कुछ पोर्शन ऑफ सैलरी कंट्रीब्यूटर टू सेवा निधि फंड में उनके सैलरी का कुछ कंट्रीब्यूट किया जाएगा, और उतना ही जो है आपको सरकार के द्वारा भी रुपए दिए जाएंगे। और लगभग ये 11 लाख के आसपास ये बनते हैं आपको। जैसे ही आप सेवा छोड़ोगे तो सेवा के बाद आपको ये चीजें लगभग इतनी की आपकी कमाई हो गई रहेगी। तो कुछ पोर्शन ऑफ सैलरीज कंट्रीब्यूटेड टू द सेवा निधि फंड विथ एन इक्वल मैचिंग कंट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट, उतना ही आपको इक्वल
कंट्रीब्यूशन भी देगा। ठीक है, अब इसमें अग्निवीर हम लोग किसको बोल रहे हैं? तो अग्निवीर सोल्जर है, एक सेलर या एयरमैन जो रिक्रूट हो रहा है अग्निपथ स्कीम से। तो अग्निपथ क्या है? एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, स्कीम है। लेकिन अग्निवीर क्या है? द इंडिविजुअल रिक्रूटेड थ्रू द स्कीम, यानी इस स्कीम के थ्रू जो इंडिविजुअल यानी व्यक्ति रिक्रूट जो इनका चयन किया जा रहा है उसको हम लोग अग्निवीर बोल रहे हैं, और स्कीम या पॉलिसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्कीम और पॉलिसी को हम लोग अग्निपथ बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा जो छत्तीसगढ़ में 10% रिजर्वेशन दिया गया है उसके बारे में। ओके, तो यहां पे हमारा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था वो खत्म होता है। ओके, यही आज का इंपॉर्टेंट। आगे भी जो है मैं इसको डेली बेसिस पे कंटिन्यू करूंगा ताकि आप लोग को करंट अफेयर्स पढ़ने में कोई ज्यादा डिफिकल्टी ना हो, और थोड़े डिटेल में भी पढ़े। वन लाइनर पढ़ने से कुछ एग्जाम में पेपर सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए हम कुछ थोड़ा डिटेल में भी एनालिसिस करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।